नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने अपना 140वां वर्षगांठ कल मना लिया और इस अवसर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और बड़े नेताओं के समक्ष ही मौजूदगी में संबोधित किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी की CWC की बैठक भी हुई थी, उसमें भी कई नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी थी। तो मित्रों, इस अवसर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो सबसे महत्वपूर्ण बातें कही, उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज सत्ता में नहीं है, सत्ता के मामले में कमजोर है। केवल 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, केरल में, कर्नाटक में, तेलंगाना में और हिमाचल प्रदेश में। लेकिन कांग्रेस के रीढ़ की हड्डी आज भी सीधी है। मतलब कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस आज भी जमीन पर है, मजबूत है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस आज भी संविधान के साथ खड़ी है, धर्मनिरपेक्षता के साथ खड़ी है, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, गरीबों के साथ खड़ी है। ये बातें मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी बातें कही। तो सवाल ये उठ रहा है मित्रों कि आज हम इस वीडियो में इस बात का परीक्षण करें। अवसर है, मौका है। 140 वर्ष की कांग्रेस हो चुकी है, तो क्या सही में कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी मजबूत है? इसके लिए मित्रों 2 लोकसभा चुनाव का सहारा लेते हैं। कुछ आंकड़े हैं हमारे पास, ठीक है। चूंकि कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के तर्क गलत या सही हो सकते हैं, लेकिन तथ्य गलत या सही नहीं होंगे। मतलब आंकड़े गलत नहीं होंगे। आंकड़े तो वही है जो निकल कर आए। नहीं तो आंकड़े क्या है, क्या कहते हैं? अगर केवल 2 लोकसभा चुनाव की बात आंकड़ा में देकर आपको समझने और समझाने का प्रयास करते हैं कि कांग्रेस पार्टी कमजोर है, तो क्यों कमजोर है, कहां कमजोर है, कांग्रेस को मजबूत कहां होने की आवश्यकता है। तो आंकड़े सब शुरुआत करते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव से। 2024 के लोकसभा चुनाव में लगातार 3 चुनाव जो नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में लड़ा चुनाव, उसमें पहली बार नरेंद्र मोदी को बीजेपी को अपने बलबूते पर बहुमत नहीं मिला। 240 पर आंकड़ा अटक गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 303 सीटें जीती थी। कांग्रेस पार्टी का 2020 की तुलना में 2019 की तुलना में 2024 में आंकड़ा बढ़ा। 14 में उससे भी खराब था। क्या था आंकड़ा? 2024 का आंकड़ा क्या है? 2024 का आंकड़ा यह है मित्रों कि भारतीय जनता पार्टी 240 और कांग्रेस पार्टी 99 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी। और जहां तक वोट शेयर का मामला है, तो 36.5% 36.56% वोट बीजेपी को मिला था अपने बलबूते पर। बीजेपी को बात मैं कर रहा हूं। और कांग्रेस पार्टी को मिला था 21.19%, मतलब लगभग 21% और 36.5%, मतलब लगभग 15% का डिफरेंस था कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, गैप है। 15% का गैप, ये बहुत बड़ा गैप है। और तो गैप है क्यों? सवाल ये उठ रहा कि गैप है क्यों, कहां है गैप, ये गैप क्यों है और कहां है गैप? इस गैप की केवल आप पहचान कीजिए। चलिए, उससे पहले मैं बताऊं आपको, गठबंधन के साथ बीजेपी के गठबंधन को, बीजेपी को 36.5% और बीजेपी के गठबंधन को मिला था 42.5%। मतलब अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ इससे ज्यादा इन आंकड़ों से ज्यादा आपको बातें स्पष्ट होगी। बीजेपी ने जिन दलों के साथ गठबंधन किया था, उन दलों को कुल मिला मात्र 6% वोट, ठीक है, मात्र 6% वोट मिला उनको। मतलब बीजेपी अकेले 36.5 और गठबंधन के साथ 42.5, ठीक है। वहीं कांग्रेस पार्टी अकेले 21%, 21.12% वोट और गठबंधन के साथ 36.5%। मतलब कांग्रेस को 21% और कांग्रेस के सहयोगियों को 15% वोट मिला। 15 मतलब लगभग बीजेपी 36 और 6, कांग्रेस 21 और 36। मतलब कांग्रेस को, ये कांग्रेस की जो ये ताकत आप देखिए, उसमें
जो विपक्ष की ताकत है, जो विपक्ष की ताकत है, उसमें भी कांग्रेस के साथ जो लोग थे उनको मिला 15% वोट और बीजेपी के साथ जो है उनको 6%। अब दूसरे फॉर्मूला के समझिए, बीजेपी को मिलता है 36.5% वोट और एनडीए को 42.5% वोट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देश में भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है, यह बात तय है। 42.5 मतलब 57.5% वोट बीजेपी के खिलाफ है। इसका मतलब 57.5% मतलब जितना बीजेपी को मिला है उसकी तुलना में 15% और ज्यादा, 57.5% वोट बीजेपी के खिलाफ है। इसका मतलब क्या है कि अगर एनडीए को 42.5% वोट आता है तो अगर विपक्ष में कोई भी दल 45% वोट लेकर आता है तो बीजेपी को गद्दी से हटा सकता है। सच है, लगभग यही होने वाला था 2024 में, लेकिन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? दो चीजें नहीं हुई। दो चीजें नहीं हुई। सबसे पहली बात क्यों नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? सबसे पहली बात यह हुआ कि मुद्दों के आधार पर भले ही भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी, लेकिन चेहरे के मामले में चेहरा विपक्ष की तरफ से कोई ऐसा चेहरा सामने नरेंद्र मोदी के नहीं आया जो कि मोदी के खिलाफ एकमात्र विकल्प के रूप में दिखे। आप कहेंगे कि राहुल गांधी तो चेहरा थे, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे प्रधानमंत्री पद के, लेकिन दिक्कत यह थी मित्रों कि राहुल गांधी जिन लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, सो कॉल्ड इंडिया अलायंस, वो खुद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना नहीं चाहते थे। सच है या गलत है? कौन कौन लोग थे ये? इसमें सबसे पहला नाम था ममता बनर्जी का, और ममता बनर्जी से भी पहले अरविंद केजरीवाल का नाम था। सच है या गलत है? पहला नाम अरविंद केजरीवाल, दूसरा नाम ममता बनर्जी। ये दोनों किसी भी कीमत पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए नहीं देखना चाहते थे। सच है या गलत है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं आप बताइए कि एनडीए में कोई ऐसा दल था जो मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहता हो? सब के सब मोदी के नाम लेकर ही चुनाव लड़ रहे थे, चाहे बिहार में जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे वाला, चाहे अजीत पवार की पार्टी हो, चाहे तेलुगु देशम पार्टी हो। सब के सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए वोट मांग रहे थे। सच है गलत है? क्या ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल या अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए वोट मांग रहे थे क्या? सीधा सवाल है आपसे, कमेंट करके बताइएगा। और ये सवाल कांग्रेस के लोगों से भी है कि क्या कांग्रेस पार्टी के कोई भी सहयोगी ने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनाने के नाम पर वोट मांगा? नहीं मांगा। सबके दिल में, अरविंद केजरीवाल के दिल में था कि राहुल गांधी बर्बाद हो तो अरविंद केजरीवाल आबाद हो। ममता बनर्जी सोच रही थी या साजिशें रच रही थी कि कांग्रेस बर्बाद हो तो ममता बनर्जी पीएम बन जाए। सच है या गलत है? अखिलेश यादव भी यही खेल खेल रहे थे। तो कैसे केवल जो महागठबंधन था, जो इंडिया अलायंस था, उसको 36.5% वोट मिलता है और बीजेपी अलायंस को, एनडीए को मिलता है 42.5%, मात्र 6% का डिफरेंस है। क्या आपको पता है भारत में लोकसभा का चुनाव चेहरे पे लड़ा जाता है? बताइए बिना चेहरा का कब लड़ा गया चुनाव? एक भी चुनाव का विकल्प बताइए। तो ये 6% का वोट का डिफरेंस अगर राहुल गांधी सर्वमान्य चेहरा नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष के गठबंधन के नेता के रूप में होते तो क्या ये 6% वोट का गैप को भरा नहीं जा सकता था? सवाल है। अब बताइए कि आज तक एक भी लोकसभा चुनाव ऐसा हुआ है जब बिना चेहरे के लड़ा गया हो लोकसभा का चुनाव? 52 का चुनाव, 57 का चुनाव, 62 का चुनाव, ये सब चुनाव किसके नाम पे लड़ा गया? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर। 67, 71, 77 ये सब चुनाव लड़े गए कि नहीं लड़े गए इंदिरा गांधी के नाम पर? 77 का चुनाव इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ा गया।
फिर 80 में इंदिरा गांधी के नाम पे लड़ा गया कि नहीं लड़ा गया? बिहार में बेलछी में हत्याकांड हुआ, इंदिरा गांधी हाथी पर आई, दलितों का संहार हुआ था, नरसंहार हुआ था। इंदिरा गांधी को मिली हुई लोकप्रियता के आधार पर और जनता पार्टी के अंदर जितने घटक थे सबकी आपसी लड़ाई का फायदा इंदिरा गांधी ने उठाया। 1984 का लोकसभा चुनाव, इंदिरा गांधी के प्रति सहानुभूति की लहर चली थी या नहीं चली थी? 1989 के लोकसभा चुनाव में राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, विश्वनाथ प्रताप सिंह के मामले मुद्दे पर लड़ा गया या नहीं लड़ा गया चुनाव? 91 का चुनाव, बताइए, 2 चरण, राजीव गांधी की हत्या से पहले, राजीव गांधी की हत्या के बाद। राजीव गांधी की हत्या से पहले जहां जहां चुनाव हुआ था कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा था। आंकड़े निकाल के देख लीजिए आज भी 1991 लोकसभा चुनाव का परिणाम। और राजीव गांधी के हत्या के बाद जिन लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुआ वहां कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा। मतलब राजीव गांधी की शहादत का असर 1991 के लोकसभा चुनाव पर भी था या नहीं था? आंकड़े निकाल कर देखिए। 1996, 1998, 1999 ये तीनों चुनाव, अब की बारी अटल बिहारी के नाम पर लड़ा गया या नहीं लड़ा गया? 2004 का भी लोकसभा चुनाव वाजपेयी के नाम पे लड़ा गया था, लेकिन वाजपेयी के खिलाफ मतदान हुआ था। 2009 का लोकसभा चुनाव मनमोहन सिंह और लालकृष्ण आडवाणी के बीच था, लालकृष्ण आडवाणी हार गए थे। सच है या गलत है? 2014, 2019, 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ा गया है या नहीं लड़ा गया है? सच सच लिख के बताइएगा, कमेंट करके जो बताइएगा आप, सच है या नहीं है? अब भी भारतीय जनता पार्टी 14, 19, 24 का चुनाव लड़ी है लोकसभा का। किसके चेहरे पे लड़ रही है भाई? राज्यों का चुनाव बीजेपी किसके चेहरे पे लड़ती है? मोदी के चेहरे पे। सच है या गलत है? प्राय अधिकतर राज्यों का चुनाव बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ती है। अपवाद की चर्चा मत कीजिएगा। लेकिन क्या लोकसभा चुनाव 19 में, 2024 में विपक्ष ने राहुल गांधी को चेहरा बनाया? नहीं बनाया। विपक्ष कोई चेहरा ही नहीं था। आज तक एक भी लोकसभा का चुनाव ऐसा नहीं हुआ जो बिना चेहरे का लड़ा गया। आप उदाहरण ला सकते हैं कि कई राज्यों में आप कह सकते हैं ना कि बीजेपी ने चेहरा घोषित नहीं किया था, कांग्रेस ने चेहरा घोषित नहीं किया था। मित्रों, इंदिरा गांधी के जमाने में, राजीव गांधी के जमाने में जब कांग्रेस पार्टी मजबूत हुआ करती थी, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का नाम पहले घोषित नहीं होता था। आज वही कद नरेंद्र मोदी का है। कहीं कहीं अपवाद होता है जब बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा पहले घोषित कर देती है। हर चुनाव बीजेपी वैसे ही नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ती है जैसे कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे लड़ा करती थी। सच है या गलत है? तो सवाल है कि कांग्रेस को ऐसे मित्रों के होते हुए दुश्मनों की कहां जरूरत है? जो मित्र कांग्रेस को समाप्त करने पर तुले हुए हैं, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो। आज बिहार चुनाव हारने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का पहला बयान आया था ना कि अब समय आ गया है जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को पीएम का उम्मीदवार बना दीजिए। वही खेल ममता बनर्जी ने किया था 2024 लोकसभा चुनाव से पहले। याद होगा, इंडिया अलायंस की अंतिम बैठक हुई थी दिल्ली में। उस बैठक में ममता बनर्जी ने क्या कहा था कि इंडिया अलायंस के पीएम पद का उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाना चाहिए। ये मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बनाना चाहते लोग, ये कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए, राहुल गांधी को नीचा दिखाने के लिए, राहुल गांधी को नालायक साबित करने का एक षड्यंत्र था। सच है या गलत है? तो सवाल यह उठता है कि कांग्रेस पार्टी अगर यह मान के चल रही है कि यह क्षेत्रीय दल अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग कभी राहुल गांधी को पीएम बनने देंगे, तो यह भ्रम में है, यह भूल है, बहुत बड़ी भूल है। आप मानिए या मत मानिए, आपकी मर्जी। मेरा तो काम है, राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूं, कि हर खबर का, हर समाचार का विश्लेषण करना मेरा काम है और मैं ईमानदारी से अपना काम करने का प्रयास करता हूं। ना मैं कांग्रेस का समर्थक हूं और ना बीजेपी का समर्थक हूं। अगर हो किसी पार्टी का समर्थक तो पॉलिटिकल आइडिया के मंच का इस्तेमाल मैं नहीं करता किसी पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव सेट करने के लिए। मेरा सीधा मानना है कि इस देश को, भारत की राजनीति को, भारतीय लोकतंत्र को सही रास्ते पर चलाने के लिए देश में 2 कम से कम
कम से कम 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो कि बराबर शक्ति वाले हों, तराजू का पलड़ा बराबर होना चाहिए। थोड़ा सा भी कोई गलती करे तो दूसरा सत्ता छीन ले उसके हाथ से। ऐसी व्यवस्था भारत के अंदर होनी चाहिए। इसीलिए, लेकिन आज क्या है, आज एक राजनीतिक दल की ऑटोक्रेसी है। इससे पहले भी था, जब कांग्रेस मजबूत थी तो कांग्रेस के सामने कोई दूसरा राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं था। जब कांग्रेस डाउन हुई, बीजेपी मजबूत हुई, तो आज कांग्रेस कमजोर हो गई है। तो कांग्रेस कमजोर हुई किसके कारण? कांग्रेस बीजेपी के कारण कमजोर नहीं हुई है। कांग्रेस का वोट गया कहां? बीजेपी के पास आज गठबंधन सहयोगी मिलाकर भी 42.5% वोट है या नहीं? कांग्रेस के पास खुला खेल फर्रुखाबादी ढूंढने के लिए मैदान खाली है। 57.5% का वोट बैंक है कांग्रेस के पास। मित्रों, एक बात तो आप मानिएगा ना कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ा वोट बैंक है। उस वोट बैंक को कौन समेटेगा? वो वोट बैंक छितराया हुआ है। उस छितराए हुए वोट बैंक 57.5% में से क्या 12% छोड़ दीजिए, क्या 45% वोट कांग्रेस पार्टी के लिए 45% को टारगेट नहीं कर सकती कांग्रेस। और यह टारगेट करने के लिए कहां से आएगा ये वोट? वहां से आएगा जहां कांग्रेस लगभग क्षेत्रीय दलों के समक्ष समर्पण कर चुकी है। मित्रों, दिल्ली में 15 साल सरकार चलाने के बाद शीला दीक्षित के नेतृत्व में 15 साल के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार 3 चुनाव से एक भी विधायक नहीं जीत पा रही है, सांसद नहीं जीत पा रहे हैं। क्या कारण है? कारण एकमात्र 2013 में जब अरविंद केजरीवाल को बहुमत नहीं मिला, कांग्रेस पार्टी ने अपने 8 विधायकों के सहयोग से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राजनीति में स्थापित कर दिया। सच है या गलत है? और बदले में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के पूरे वोट बैंक को निगल गए। सही है गलत है? उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था? इस गेस्ट हाउस कांड के बाद मुलायम सिंह यादव की पार्टी बर्बाद हो जाती। मायावती को साथ मिल गया था बीजेपी का, मुलायम सिंह यादव खत्म हो गए होते। क्योंकि जो खेल मायावती के साथ हुआ, आप अनुमान लगा रहे हैं कितनी बड़ी घटना घटी थी मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड में। मुलायम सिंह यादव की पार्टी खत्म हो गई होती यदि कांग्रेस पार्टी ने सहारा देकर बचाया नहीं होता मुलायम सिंह यादव को। जब लालू यादव जेल जाने लगे 97 में, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, लालू यादव की पार्टी टूट गई थी। सब ने छोड़ दिया था। रामविलास पासवान, शरद यादव, नीतीश कुमार पहले जा चुके थे। किसने बचा लिया? राबड़ी देवी की सरकार को कांग्रेस ने बचा लिया। तो बिहार, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को खा लिया, निगल गए, खत्म। 2011 में ममता बनर्जी को अगर कांग्रेस का समर्थन नहीं मिला होता तो क्या बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार को ममता बनर्जी अपने बलबूते पर हटा पाती? नहीं हटा पाती। लड़ रही थी 1985 से ही ममता बनर्जी ना, वाम मोर्चा से। अगर कांग्रेस साथ नहीं आती, कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करती ममता बनर्जी, तो क्या बीजेपी के साथ गठबंधन करके ममता बनर्जी कभी भी सीपीएम वाम मोर्चा की सरकार को बंगाल से उखाड़ कर फेंक सकती थी क्या? नहीं। कांग्रेस के सहयोग से बंगाल जीता और जीतते ही पूरी पार्टी को कांग्रेस को निगल लिया और कांग्रेस ने निगल लेने दिया। बताइए रीढ़ की हड्डी कहां थी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास? सच है या गलत है? मैं कोई हवाई बात नहीं करता, मैं केवल तथ्यों के आधार पर तर्कों की बात करता हूं। तो इसीलिए इस कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से कम चुनौती है भैया। बीजेपी का वोट कांग्रेस नहीं ले पाएगी, ना कभी ले पाई थी। आज आवश्यकता इस बात की है कि कांग्रेस अपना वोट पहले अपने पास लेकर आए। बीजेपी के खिलाफ का जो वोट है वो पहले कांग्रेस के पास आए। अगर ऐसा कर पाएगी तो बीजेपी के साथ जो बीजेपी के सहयोगी हैं, जिनके पास पिछले चुनाव में 6% वोट था और 2019 के लोकसभा चुनाव में 8% वोट मिला था बीजेपी के सहयोगियों को। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 303 सीट जीती थी और बीजेपी को मिला था 37, लगभग 38.25% वोट।
मतलब 2.25% वोट कम मिला था 2024 में, और एनडीए को मिला था 45.5% वोट, 8% वोट का अंतर था। लेकिन कांग्रेस को मिला था 19% वोट, 24 में बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा। क्यों बढ़ा? ये क्यों बढ़ा? इसलिए कि बीजेपी का 2% घटा, लेकिन उससे भी ज्यादा बढ़ा इसलिए कि कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन के साथ सीटें लड़ी, चुनाव लड़ा था, और गठबंधन को तो सीट तो बढ़ गई कांग्रेस की सीट बढ़ी, लेकिन कांग्रेस ने अपना आधार गंवा दिया। कांग्रेस की सीट 52 से 99 पर जोर पहुंची, लेकिन अपना आधार बंगाल साफ, उत्तर प्रदेश अखिलेश के भरोसे 6 लोकसभा सीट, बिहार लगभग साफ। अब बताइए कि जो पार्टी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल 3 राज्य एक लाइन से हैं, 80, 40, 120 और 42, 162 लोकसभा सीट, और दिल्ली भी जोड़ लीजिए, केजरीवाल को हम लोग जोड़ रहे हैं, 7, 169-70 सीटें, 170 सीट पे कांग्रेस पार्टी, जो 1 नंबर की पार्टी हुआ करती थी, आज कांग्रेस के सहयोगी कांग्रेस को खाने को तैयार है, निगलने को तैयार है, निगल लिया है लगभग। यहां है कांग्रेस, और जब तक ये बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बंगाल में कांग्रेस दोबारा अपनी ताकत वापस लेकर नहीं आएगी, तब तक नहीं आप मान सकते हैं कि कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी सीधी है। रीढ़ की हड्डी सीधी होने का मतलब क्या है? कि आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़े। नहीं, जब व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी गिरती है तो क्या लाठी लेके चलना पड़ता है ना, लाठी लेके चलना पड़ता है। बीजेपी केवल 6% और 8% वोट के लिए अपने सहयोगियों पर निर्भर है। कांग्रेस आज 15 से 18% वोट के लिए अपने सहयोगियों पर निर्भर है। ये गैप सबसे बड़ा चीज है, 6% और 18% का जो गैप है, 12% का डिफरेंस, ये कांग्रेस को पाटना होगा, और ये पाटेगा केवल और केवल बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल। महाराष्ट्र में एक काम अच्छा किया है कांग्रेस ने। अभी महानगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना को बाय बाय कह दिया, शिवसेना एनसीपी शरद पवार को बाय बाय कह दिया। देखिए, रीढ़ की हड्डी का मतलब एक और चीज होता है, सीधी होने का मतलब होता है स्वाभिमान। बताइए, शरद यादव की पार्टी का जन्म किस आधार पर हुआ था भाई? क्यों शरद पवार ने अपनी पार्टी बनाई थी, और उसी पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने जिंदा रखा हुआ है, शरद पवार की राजनीति को। क्यों पार्टी क्यों बनी थी एनसीपी, मालूम है ना? अगर नई पीढ़ी के दर्शक है तो नहीं पता होगा। शरद पवार इसलिए कांग्रेस से अलग हुए थे, उन्होंने कहा था कि किसी भी विदेशी मूल की महिला को हमें भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। सोनिया गांधी के खिलाफ शरद पवार, तारिक अनवर और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा ने मिलकर पार्टी बनाई थी, जिसमें प्रफुल्ल पटेल, डीपी त्रिपाठी जैसे बड़े नेता भी उनके साथ थे। सच है या गलत है? और उद्धव ठाकरे, शिवसेना, कांग्रेस के साथ डीएनए मिलता है क्या? किस तरीके से कांग्रेस ने गठबंधन किया उसके साथ? क्या मिलेगा कांग्रेस को? उल्टा कांग्रेस ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन करके। कितना बहुत अच्छी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में है, चलो किसी तरीके से एनसीपी को साथ लेकर चल रही थी, लेकिन उद्धव ठाकरे को तो खत्म होने देना चाहिए था। कांग्रेस को क्या फायदा मिला उससे? अगर एकाध चुनाव में एकाध सीट बढ़ भी गई तो आधार तो खत्म हो गया ना यार।
आपकी दुकान में प्रतिदिन आप 1,000 रुपया प्रतिदिन कमाते हैं, लेकिन वो परमानेंट है ना आपका। बदले में आप किसी एक दिन 5,000 कमा लीजिए और उस दुकान में पार्टनरशिप कर लीजिए, तो अगले दिन से उस दुकान की कमाई तो 500 ही बट जाएगी ना आपकी। तो ये बातें जब तक कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पाई, आप कहेंगे बीजेपी भी गठबंधन करती है, तो आप एक चीज देख लीजिए, आप कांग्रेस के गठबंधन में जिससे कांग्रेस गठबंधन करती है प्रतिदिन धीरे धीरे छोटी होती गई है। आंकड़े निकाल के देखिए आप, कांग्रेस धीरे धीरे गठबंधन में छोटी होती जाती है, और बीजेपी, चाहे बिहार का मामला हो चाहे महाराष्ट्र का मामला हो, कहीं ले लीजिए आप, उदाहरण के लिए निकालिए आप एग्जाम्पल, आप सवाल करके पूछिए, मैं जवाब दूंगा आपको। बीजेपी जहां जहां गठबंधन करती है, पहले लड़ती है बीजेपी 15, गठबंधन का सहयोगी 20, फिर बीजेपी लड़ती है 16, गठबंधन सहयोगी 19, फिर एक समय आता है कि बीजेपी लड़ जाती है 25, गठबंधन सहयोगी 15। बिहार का है ना उदाहरण, महाराष्ट्र भी उदाहरण है कि पहले एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया, फिर चुनाव हुआ पार्टी तोड़कर, फिर दोबारा जब मामला आया तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री। बिहार में नीतीश कुमार कभी लोकसभा की सीट 25 लड़ा करते थे 40 में, बीजेपी लड़ती थी 15। आज क्या स्थिति है? तो बीजेपी अपने गठबंधन सहयोगियों का इस्तेमाल करती है, कांग्रेस इस्तेमाल होती है, यह अंतर है। तो जब तक यह अंतर खत्म नहीं करेगी कांग्रेस, तब तक मत मान के चलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी कि आपकी पार्टी के रीढ़ की हड्डी है आपकी पार्टी में, नहीं है। कहने से थोड़े होता है यार। आप कह देंगे कि नहीं मेरे 4 आंख है, तो लोग थोड़े मान लेगा, 4 आंख दिखना चाहिए ना आपके। नहीं, ये हास्यास्पद तर्क है कि हमने सत्ता खोई है, हमारी रीढ़ की हड्डी बची हुई है, हमारी ताकत बची हुई है। कहां है ताकत भाई आपकी? जहां आपका पैर उखड़ता है आप उखड़ते जाते हैं, और आपका उखड़ना का सबसे बड़ा कारण है ये छत्रपों के साथ समर्पण कर देना। सच है या नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर कभी मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।